कल जो जंतर मंतर पर रैली है उसको किसी राजनीतिक दल के तौर पर हम ना देखें। फिलहाल हम जो है बहुजन समाज की ताकत के रूप में उसको देखें। चमचा बनाने की आवश्यकता की बात करते हैं कांसीराम जी और कहते हैं कि औजार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं, चमचों की मांग 15% है, एसटी समाजों की 7% है, इसको मिला के 22.5% बनता है। इसके अलावा 50% जो है ओबीसी समाज है और ये 50% ही समाज है जो इस देश में हर बात को तय करता है। इसलिए इस देश में ज़रूरत इस बात की है कि इस जो 50% यानी जो बहुजन है उसको जो है समझाया जाए, बुझाया जाए, उसको कैडराइज किया जाए। जब तक हम उस बहुजन को अपने साथ में नहीं मिला लेते हैं तब तक हम बहुजन नहीं हो सकते हैं। अभी इस देश में बहुजन हिंदू हैं, इस देश में बहुजन बौद्ध नहीं है, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ। बहन जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है जैसे कि इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन हो चुका है और जो ओबीसी समाज जिसे हम बहुजन कह रहे हैं, दलित समाज के इतर, वो उनके साथ में खड़ा हुआ है। उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, वो हिंदू धर्म के झांसे में अब आने वाला नहीं है, अब वो बौद्ध बन चुका है और बहन जी बिल्कुल निश्चिंत हैं, इसीलिए वे अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि ये जो बहुजन है, जब किसी समय पर यह शूद्र समाज, ये ओबीसी समाज जब बौद्ध था तो यह देश बौद्ध राष्ट्र कहलाता था। लेकिन आज यही बहुजन जब हिंदू है तो आज भाजपा और आरएसएस दोनों इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रही हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, वैसे अगर मैं इस देश में योग्यता की बात करूं तो योग्यता का सिर्फ एक ही पैमाना है, वो है आपके पीछे कितनी भीड़ है। और क्योंकि जो ज़माना चल रहा है लोकतंत्र का चल रहा है और लोकतंत्र के ज़माने में भीड़ की बहुत भारी आवश्यकता होती है और भीड़ का बहुत ज़्यादा महत्व भी होता है। लेकिन क्या ये भीड़ हमें हमारे उद्देश्य को दिलाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती, ये चर्चा बहुत आवश्यक है। साथियों, एक बार की बात है जब कांसीराम जी के अथक प्रयासों के द्वारा समय सीमा सत्ता में आने के लिए साहब कांसीराम जी ने तय की थी, उससे कहीं अधिक पहले बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई। तब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि कांसीराम जी, आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के लिए सत्ता में आने के लिए जो आपने समय सीमा निर्धारित की थी, जो समय आपने निर्धारित किया था, उससे लगभग आधे समय में ही आप सत्ता में आ गए हैं। तब कांसीराम जी ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा था कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। कोई भी गर्भवती महिला यदि समय से पहले बच्चे को जन्म दे दे तो बच्चा और जच्चा दोनों ही खतरे में होते हैं। तो इस तरह से मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, ये संकेत था। ये किस बात का संकेत था उन्होंने हालांकि स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन समझदार लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये किस बात के लिए संकेत था। आज भी हम देखते हैं जो बहुजन आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो उस बहुजन आंदोलन के नाम पर हमें केवल और केवल भीड़ दिखाई देती है। वो भीड़ कैसी है, वो भीड़ किनकी है, इस देश के समाज के कौन से वर्गों की भीड़ है, ये सब जानना बहुत आवश्यक हो जाता है यदि हम किसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो। साथियों, कांसीराम जी ने एक बात और कही थी। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि आपके नेता तो बिक रहे हैं, तो कांसीराम जी ने कहा था कि मैं इतने नेता पैदा कर दूंगा इस समाज में कि एक कांसीराम को जब खरीदने जाओगे तो दूसरा कांसीराम पैदा हो जाएगा। बात बहुत गजब की थी। काश ये बात हकीकत बन पाती और आज हमें बहुत सारे कांसीराम समाज में दिखाई देते। लेकिन ये समाज का दुर्भाग्य है कि तब से लेकर अब तक हमें कांसीराम ही नहीं मिला, बल्कि कांसीराम जी ने अपनी विरासत जिन लोगों को दी, वे लोग उस विरासत का अपने निजी हितों में इस्तेमाल करते रहे और करते आ रहे हैं। ये मैंने बात इसलिए नहीं कही है कि मैं बसपा का विरोध कर रहा हूँ या बहन जी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जब आदमी अपना वक्तव्य रखता है तो उसके वक्तव्य से बहुत सारी बातें सामने आने लगती हैं। बहन जी का अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय, गठबंधन में भागीदारी ना निभाना या गठबंधन के सामने अपनी कोई भी शर्त को ना रखना, तो ये सब जो है यही दिखाता है कि आपका वजूद
इस देश में बहुत ज़्यादा है और आप अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यथार्थ इससे अलग है। पिछले चुनावों में जितनी सीटें बसपा के पास आई हैं, उससे जो है ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को किसी भी प्रकार से बसपा चुनौती देने जा रही है। इस समय की यह मांग थी और कांशीराम जी का यह सिद्धांत था, यह नीति थी कि दुश्मन को कमज़ोर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और दुश्मन को कमज़ोर बनाने के लिए हमें किसके साथ में जाना है, कब किस तरह से रणनीति बनानी है, ये बहुत ही महत्व की बात हो जाती है। तो साथियों, कल चंद्रशेखर जो है दिल्ली में रैली कर रहे हैं और उनकी जो रैली के जो मुद्दे हैं वो भी हमें कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं कि उनके ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर जो मुद्दे बना रहे हैं, जैसे कि एफआईआर करना, उस केस की पूरी तरह जांच करना, इस तरह के, यानी कि चंद्रशेखर के ऊपर जो हमले हुए हैं उन्हीं बातों को मुद्दा बनाकर कल जंतर मंतर पर 21 जुलाई को वह कुछ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर की इस अपील के पीछे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वह नज़दीक हैं और उन्हें अपनी ताकत दिखानी है। उन्हें अपनी ताकत दिखाने का भी एक यह सुनहरा मौका। तो कल जंतर मंतर पर यदि वह अपनी ताकत दिखा पाते हैं तो उम्मीद है कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे, जहां पर कि अखिलेश यादव के हाथों उन्हें भारी अपमान झेलना पड़ा था और वह अपमान केवल चंद्रशेखर जी का नहीं हुआ था, वह अपमान पूरे समाज का हुआ था। शायद बार बार जो एक बात चंद्रशेखर जी के दिमाग में और इस बहुजन समाज के अधिकांश लोगों के दिमाग में जो घूमती रहती है कि किस तरह से सत्ता में आए, किस तरह सत्ता में आए, सत्ता में आने की बहुत भारी जल्दी है। तो ऐसे ही लोगों के कारण साहेब मान्यवर कांशीराम जी को बहुत जल्दी से बसपा का निर्माण करना पड़ा था। ऐसे ही लोगों की जल्दबाजी के कारण जो है कुछ गलत ऐसे निर्णय हुए थे जिनके कारण साहब कांशीराम जी को यह कहना पड़ा था कि जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में हैं। तो वही स्थितियां लगभग जो है अभी बनी हुई हैं। मैं हालांकि ना तो बसपा का विरोध कर रहा हूं, ना बसपा सुप्रीमो बहन जी का विरोध कर रहा हूं, ना ही मैं चंद्रशेखर का विरोध कर रहा हूं, ना ही मैं बहुजन राजनीति का विरोध कर रहा हूं, बल्कि मैं भी चाहता हूं कि यह बहुजन समाज शीघ्रता से सत्ता में आए और यह समाज जो है सत्ता के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करे। लेकिन अगर हम इस देश की सामाजिक स्थिति को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, इसको नापना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस देश में जब जब सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है तो उस सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण बहुजन रहा है। और बहुजन किसे कहें, इस देश का अगर हम संख्या का अनुपात लगाएं सामाजिक तौर पर तो 50 से 51% जो संख्या है वो ओबीसी की है। यानी कि ओबीसी ही वह बहुजन है जो कि इस देश में राजनीति को तय करता है और संस्कृति को तय करता है, धर्म को तय करता है। यानी कि ये जो बहुजन है, जब किसी समय पर यह शूद्र समाज, ये ओबीसी समाज जब बौद्ध था तो यह देश बौद्ध राष्ट्र कहलाता था। लेकिन आज यही बहुजन जब हिंदू है तो आज भाजपा और आरएसएस दोनों इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से राजनीति का भी यही आंकड़ा बनता है। जिस तरह से आरएसएस और भाजपा ने 1925 से लगातार अपने उस धार्मिक आंदोलन को मजबूती दी, 2014 में वे पूरी तरह सत्ता में आने में कामयाब हुए। तो उनके सत्ता में आने के पीछे जो कारण था वो उनकी संस्कृति थी। उस संस्कृति में उनका धर्म था, जिस धर्म का वे किसी भी सूरत में प्रचार प्रसार करते हैं। कांवड़ यात्री जिस तरह से यात्रा कर रहे थे उसमें किसी प्रकार की गरिमा नहीं थी। जिस प्रकार से वे यात्रा कर रहे थे उसमें किसी प्रकार की धार्मिकता नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद इतने कानून, इतने नियमों का कांवड़ियों ने उल्लंघन किया, लेकिन सरकार जो है उन्हें सह दे रही थी। कारण ये है कि वो एक ऐसी संस्कृति को इस देश में डेवलप कर रहे हैं जिसे मनोरंजन की संस्कृति कहा जा सकता है। और ये जो मनोरंजन है ये व्यक्ति को इतना विलासी, इतना भोगी बना देता है कि उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। खैर, ये तो बात हुई संस्कृति की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर की राजनीति की। जो चंद्रशेखर जी आज राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से बहन जी अपना वक्तव्य दे रही हैं,
बहन जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है जैसे कि इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन हो चुका है और जो ओबीसी समाज, जिसे हम बहुजन कह रहे हैं, दलित समाज के इतर, वो उनके साथ में खड़ा हुआ है। उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, वो हिंदू धर्म के झांसे में अब आने वाला नहीं है, अब वो बौद्ध बन चुका है और बहन जी बिल्कुल निश्चिंत हैं, इसीलिए वे अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसी प्रकार से चंद्रशेखर जी भी आज इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इस देश में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की हैं और उन जनसभाओं में बहुत भारी मात्रा में जनसैलाब उमड़ा है। अब वो जनसैलाब जो है कौन सा है, किस वर्ग का है, ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जी भी इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि इस देश का जो बहुजन है वो उनके पक्ष में आकर खड़ा हो गया है। अगर ऐसा हो तो ये बहुत तसल्ली देने वाली बात है कि इस देश में, अगर इस देश का जो बहुजन है, मैं जिसे बहुजन कह रहा हूँ यानी कि ओबीसी समाज, एससी समाज जो कि 15% है, एसटी समाज जो कि 7% है, इसको मिला के 22.5% बनता है। इसके अलावा 50% जो है ओबीसी समाज है और ये 50% ही समाज है जो इस देश में हर बात को तय करता है। इसलिए इस देश में ज़रूरत इस बात की है कि इस जो 50% यानी जो बहुजन है उसको जो है समझाया जाए, बुझाया जाए, उसको कैडराइज किया जाए। जब तक हम उस बहुजन को अपने साथ में नहीं मिला लेते हैं तब तक हम बहुजन नहीं हो सकते हैं। अभी इस देश में बहुजन हिंदू हैं, इस देश में बहुजन बौद्ध नहीं है, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ। खैर, ये तो बात संस्कृति की हुई, धार्मिकता की हुई और नीतियों की बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो चंद्रशेखर जी जिस नीति का पालन करने जा रहे हैं वह नीति साफ साफ पर बस यही कह रही है कि किस प्रकार से जो महागठबंधन होने जा रहा है उनको अहमियत मिलती है या नहीं मिलती है। यदि चंद्रशेखर जी को इस महागठबंधन में कुछ भी अहमियत मिल जाती है तो उनकी राजनीति आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है कि 2-4 सीटें चंद्रशेखर जी प्राप्त कर लें लोकसभा चुनाव में, लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि अभी तक बहुजन समाज ने गहराई से चिंतन मनन करना शुरू नहीं किया है। और आज एक बहुत ही जिन्हें कहूँ कि महान व्यक्तित्व से मेरी बातचीत हुई। बहन जी की सरकार में मंत्री रहे और साहब मान्यवर कांसीराम जी के शुरुआती दिनों से उनके साथ में नौकरी छोड़कर लगे, बहुत त्याग किया, बहुत समर्पण किया उन्होंने। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उनसे एक बात कही थी कि साहब मान्यवर कांसीराम जी ने चमचा युग में ये कहा है कि जब जब इस समाज का सच्चा और खरा नेतृत्व पैदा होगा तब तब दुश्मन उस सच्चे और खरे नेतृत्व के खिलाफ में चमचे उतारने का प्रयास करेगा, चमचे बनाने का प्रयास करेगा। उससे पहले तक, यदि जब तक इस समाज की शक्ति का आभास दुश्मन को नहीं होता है तब तक दुश्मन कभी भी चमचे पैदा नहीं करता है। जैसा कि गांधी जी के समय में जब अंबेडकर एक सशक्त और सच्चे खरे नेतृत्व के रूप में जब बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे थे, दलित समाज का नेतृत्व कर रहे थे, जब कांग्रेस ने यह देखा कि यह अब जो नेतृत्व है यह उनके सामने चुनौती पेश कर रहा है, तब उन्होंने जो है इसी समाज से, बहुजन समाज से चमचे पैदा करने शुरू कर दिए। तो साथियों, आज हमें ये देखना जरूरी है, लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। चमचा युग की कुछ लाइनें हैं कि चमचा बनाने की आवश्यकता की बात करते हैं कांसीराम जी और कहते हैं कि औजार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं, चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता तो चमचों की ज़रूरत नहीं होती है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अत्यंत सफलतापूर्वक दलित वर्गों के लिए संघर्ष किया। उस समय तक गांधी जी और उनकी कांग्रेस इस भुलावे में थे कि दलित वर्गों के पास कोई ऐसा सच्चा नेता नहीं था जो उनके लिए लड़ सके। गोलमेज सम्मेलनों के दौरान 1930-31 के आसपास गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने इंच दर इंच अंतिम पल तक दलित वर्गों की राजनीति सुरक्षा की एक एक मांग का विरोध किया, किंतु यह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व का बूता था कि उन्होंने दलित वर्गों की न्यायोचित मांगों को मनवा लिया। 1930 से 1932 तक की इस अवधि में गांधी जी और कांग्रेस को पहली बार चमचों की ज़रूरत महसूस हुई और ये तब से जो चमचों की आवश्यकता महसूस हुई, उसके बाद से लेकर निरंतर आप देखेंगे कांसीराम जी के समय में भी जब विपक्ष ने, दुश्मन ने ये देखा
कि अब कांसीराम जी के रूप में एक सच्चा और खरा नेतृत्व जो है इस समाज में पैदा हो गया है, तो उनको रोकने के लिए नाना प्रकार के चमचा पैदा किए गए और वे चमचों के सामने जो है इस तरह के लालच प्रस्तुत करते हैं कि उस लालच में उनका बहुत जल्दी बहक जाना लाजमी है। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे सामने जो नेतृत्व दिखाई दे रहा है उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। हालांकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर चंद्रशेखर जी के ऊपर अगर ये एलिगेशन लगाया जाए कि वे सच्चे और खरे नेतृत्व के रूप में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर कुछ योग्यता हमें दिखाई नहीं देती है और उनकी जिस तरह से बातें होती हैं, हरकतें होती हैं, उसमें किसी भी एक योग्य राजनीति के तौर पर परिपक्व राजनीतिक के रूप में हमें जो है कोई नेता दिखाई नहीं देता है, तो भी हमें जो है आज जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, इस भीड़ का सही इस्तेमाल अगर हमें करना आ जाए तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा साथियों, कल जो जंतर मंतर पर रैली है उसको किसी राजनीतिक दल के तौर पर हम ना देखें। फिलहाल हम जो है बहुजन समाज की ताकत के रूप में उसको देखें। चंद्रशेखर के द्वारा बुलाए गए आंदोलन में सामाजिक मांगें रखी गई हैं। जिस तरह से हम समाज के लोगों के लिए मांगें उठाते हैं, जब किसी समाज के व्यक्ति पर अत्याचार होता है, उस पर हमला होता है, तब उसके लिए हम एफआईआर की मांग करते हैं, उसकी जांच की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से हम चंद्रशेखर को भी समाज का एक व्यक्ति समझकर उनके लिए एफआईआर और जांच की मांग करें, इसलिए आंदोलन बुलाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह समाज की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए एक आंदोलन बुलाया गया है। तो आप इसमें शरीक होइए। हो सकता है कि जब महागठबंधन बने तो उसमें चंद्रशेखर जी को कुछ जगह मिल जाए और वहाँ से जो है कुछ ना कुछ तो बहुजन समाज के हाथ में आ जाए, लग जाए। हालांकि मुझे जहाँ तक मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ, अभी मुझे बहुजन राजनीति दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बहुजन समाज ने अभी तक बहुजन लोगों की पहचान नहीं की है कि बहुजन लोग इस देश में कौन हैं और उनको जो है अपने खेमे में कैसे लाया जाए। तो जो काम साहब मान्यवर कांसीराम जी ने कैडर के माध्यम से शुरू किया था, इस देश के बहुजन का निर्माण करने का, वह काम अभी स्थगित है। उस काम को हमें शुरू करना है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को अपने हाथ में यह काम लेना पड़ेगा और बिना यह सोचे कि उन्हें इस समाज से क्या मिल रहा है या ये समाज उनको कोई नेता बनाएगा, एमएलए बनाएगा, एमपी बनाएगा, इन सब बातों को सोचे बगैर आज बहुत से संगठन यह काम कर रहे हैं, अंदर खाते काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उनका नाम इस समाज में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एमएलए एमपी बनेंगे या नहीं बनेंगे, रिसर्च करके बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों का हम समर्थन करें और उस आंदोलन को समझते हो, क्योंकि वो सच्चा आंदोलन है। सच्चे आंदोलन के पीछे आपको भीड़ दिखाई नहीं देगी। भीड़ हमेशा भ्रामक होती है, भीड़ हमेशा भीड़ होती है। भीड़ के अंदर कोई किसी प्रकार का अनुशासन नहीं होता है। भीड़ को कभी भी किन्हीं भी मुद्दों पर गुमराह किया जाता है। भीड़ को आकर्षित करने के लिए जो मुद्दे चाहिए, वो जब भी मुद्दे उनके सामने आएंगे तो वह आकर्षित होने लगती है। जैसे कि अभी जो भीड़ जो हम देख रहे हैं बहुजन समाज की, वो भीड़ जो है बहुजन भीड़ नहीं है, वह जो है अल्पसंख्यक भीड़ है, अल्पजनों की भीड़ है। और ये अल्पजन जो है सत्ता में आ पाएंगे, सत्ता हासिल कर पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। इसीलिए इस अल्पजन को बहुजन बनाना है और जब हम इस अल्पजन को बहुजन बना लेंगे तो निश्चित तौर पर हम सत्ता में आ जाएंगे। और जब हम इस बहुजन को, जो कि अभी हिंदू है, जब इसका सांस्कृतिक परिवर्तन कर देंगे, तब हमारी जो राजनीतिक सत्ता होगी वह स्थायी होगी और फिर हम अपनी समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान कर पाएंगे। जय भीम, नमो साथियों।